आई एम मोना सिंह एंड यू आर वॉचिंग एग्जाम इनसाइट। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। आप लोग एग्जाम इनसाइट पे ये वीडियो देख रहे हैं और आज की वीडियो में ना हम लोग 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। 100 क्वेश्चंस भी नहीं, अप्रॉक्स 400 उसको आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है ना उसको भी हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो हैव पेशेंस एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो लोग नए हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन से जाके लिंक है वहाँ पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग उठा के देख सकते हैं हर एक वीडियोस को। और ना आप PYQs को भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप देखिए कि ये क्वेश्चंस आए हुए हैं या ऐसे ही बस फेंका जा रहा है कि हाँ हाँ ऐसा हुआ है। आप लोग खुद जाके मिला सकते हैं कि PYQs में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए आप लोग वीडियो और खुद बताइए कमेंट सेक्शन में कैसी लगती है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? ऑप्शन ए कुलीन जमींदार, ऑप्शन बी नवीन धनवान व्यापारी, ऑप्शन सी शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग या ऑप्शन डी शिक्षित मुसलमान वर्ग। तो किसने किया था? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग ने। किसने? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग ने। आगे है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी टैगोर या ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो किसे माना जाता है? ये माना जाता है आपको राजा राम मोहन राय को। और इन्हीं को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ऐसे जो आपको साइट से जो मतलब प्रोवाइड हो रहे हैं ना नोट्स, उसको आप लोग एक कॉपी और पेन लेके नोट डाउन भी करते चलेंगे ताकि बाकी के क्वेश्चंस भी आपके आने वाले कवर हो सके। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है और आधुनिक भारत का जनक भी माना जाता है। आगे देखेंगे, निम्न में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूड़ी अधिनियम का घोर विरोध किया था? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानाडे या ऑप्शन डी राजा राम नारायण बासु। तो किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने घोर विरोध किया था। ऐसी शीतलबाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर निम्न में से किसके प्रख्यात सदस्य थे? तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए है स्वराज पार्टी के, ऑप्शन बी ऑल इंडिया नेशनल लिबरेशन फेडरेशन के, ऑप्शन सी मद्रास लेबर यूनियन के या ऑप्शन डी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। तो किसके थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। और ये लोग ना भारतीय संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे। किसके थे? भारतीय संविधान सभा के। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये की थी आपको 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, यहाँ से इसको रिमूव कर लेंगे। आगे है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन बी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन सी इंडियन सोल्जर्स या ऑप्शन डी जमींदार एसोसिएशन। तो क्या था ये था जमींदार एसोसिएशन, जिसको लैंड होल्डर सोसाइटी भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए कहा कि ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? ऑप्शन ए द दक्कन एसोसिएशन, ऑप्शन बी इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन सी द पूना महाजन सभा या ऑप्शन डी द पूना सार्वजनिक सभा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है द पूना सार्वजनिक सभा। और जो बना कब था आपको? तो 1870 में, 1870 में बना था। और इसको मतलब इससे रिलेटेड कौन कौन है? तो आपको है MG रानाडे, GV जोशी और SH चिपलूंकर। ठीक है, आगे देखेंगे, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए चितरंजन दास, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी हकीम अजमल खां। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है चितरंजन दास। कब हुआ था आपको? 1922 में गया का अधिवेशन। मतलब कौन सा अधिवेशन था ये? तो ये था आपको 37वां अधिवेशन। कौन सा? 37वां अधिवेशन। और आपको बिहार में दो अधिवेशन हुए थे ना, जब बिहार और झारखंड अलग हुआ था उसके बाद बिहार में आपको दो अधिवेशन हुए थे। अगर टोटल माने तो 3 अधिवेशन हुए थे और झारखंड अलग होने के बाद 2 अधिवेशन को काउंट करते हैं हम लोग, जो कि 37वां था। और इससे पहले वाला क्या था? 10 साल पहले 27वां अधिवेशन हुआ था। 10 साल पहले 27वां। तो 1922 में से 10 घटा दीजिए तो कितना हुआ? 1912। और उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपको RN मधोलकर। कौन थे? RN मधोलकर थे। ठीक है, यहाँ से इन सबको रिमूव करते हुए चलेंगे हम लोग।
बस चित्तरंजन दास पे 1922 का गया वाला सेशन। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी और ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो देखिए यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन मिल जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा एक ही बार अध्यक्षता हुई है राष्ट्रीय कांग्रेस की, किसकी, एक ही बार हुई है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार, और इसका ईयर क्या है, तो 1924। क्या ईयर है उसका, 1924। और हुआ कहाँ था ये, तो ये आपको हुआ था, डायरेक्ट आंसर पे आएंगे इसके, ये आपको हुआ था बेलगांव में। तो यहाँ से रिमूव करते हुए कहाँ हुआ था, ये बेलगांव में हुआ था 1924 में। अभी अभी हमने देखा क्वेश्चन में, एक बार किए थे महात्मा गांधी 1924 बेलगांव में। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। तो ये हमने पिछले वाले वीडियो में भी किया है, किनकी हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल की हुई थी। जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखी है, आप लोग प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखिए, नहीं तो आप लोगों को यहाँ पे लगेगा कि बस क्वेश्चन हम लोग करते जा रहे हैं। तो डिटेल ना हम लोग वहाँ पे इसको ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो वहाँ से आप लोग जाके एक बार ही देख सकते हैं उसको, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे है, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था। रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था। ऑप्शन ए, भूमि सुधार के लिए, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए। यहीं से हम लोग को आंसर मिल जाता है कि राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए रॉलेट एक्ट आया था 1919 का। आगे है, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिल उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। तो किसने त्याग दी थी, डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे, हकीम अजमल खान ने कौन सी पदवी त्यागी थी, हाजिक उल मुल्क की, किसकी, हाजिक उल मुल्क की, खिलाफत आंदोलन के समय। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। अच्छा, ये भी हमने पहले के वीडियो में कर रखा है। ये कौन थे आपको, ये थे आपको क्लेमेंट एटली, और कौन से पार्टी से थे, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा था। तो कौन से पार्टी, लेबर पार्टी के थे। कौन से पार्टी के थे ये, लेबर पार्टी के। आगे है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। किसे माना जाता है, ऑप्शन ए, नाना साहब, ऑप्शन बी, ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय, या ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। तो किसे माना जाता है आधुनिक पुरुष, राजा राम मोहन राय को। आगे है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे, कब की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना, 1828 में। और ऐसा क्वेश्चन पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। और कब की थी, तो अभी अभी हमने देखा 1828 में की थी। आगे देखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक संघ, जिसको सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इसको हमने देखा है ना कि कब की थी, तो 1905 में की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और किसकी की थी, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक संघ, जिसको ना आपको अगर क्वेश्चन में भी पूछेगा ना तो इसी टाइप से पूछेगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था। तो वह कौन था, ऑप्शन ए, लाला हरदयाल, ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी, भगत सिंह, या ऑप्शन डी, बरकतुल्ला। तो कौन थे ये थे आपको लाला हरदयाल थे। किससे, गदर पार्टी से रिलेटेड है, इन्होंने ही स्थापना की थी। और गदर पार्टी कब बना था, तो ये बना था आपको 1913 में। और कहाँ पे, तो सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में बना था। आगे है, निम्न में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था। यहाँ पे सभापति पूछ रहा है, स्थापना किन्होंने की थी, तो स्थापित किया था लाला हरदयाल ने। और पहले सभापति कौन थे, तो ये थे आपको सोहन सिंह भकना। कौन थे, सोहन सिंह भकना। और गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, देखिए ये क्वेश्चन भी आ गया कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये आपको हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। गदर पार्टी मतलब गदर क्रांति छिड़ने का सबसे मेन रीज़न क्या था। ऑप्शन ए, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, ऑप्शन बी, कामागाटा मारू घटना, ऑप्शन सी, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, या ऑप्शन डी, करतार सिंह साड़वा की फांसी। तो इसका मेन रीजन था ना आपको प्रथम महायुद्ध का होना, जो कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसकी वजह से गदर क्रांति छिड़ गई थी। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम कारखाना स्थापित किया। तो किसने किया था और कब किया था, तो जहांगीर ने। किस मुगल का सम्राट के समय पूछ रहा है ना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो किसके टाइम में हुआ था ये, जहांगीर के टाइम में हुआ था। आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल ने, मतलब किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से बाहर निकाल दिया। तो किसको निकाला था, सर जॉन चाइल्ड को। किसको निकाला था, इसका पूरा नाम है सर जॉन चाइल्ड को निकाला था। और किसने, तो औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था। आगे भारत में फ्रांसीसियों ने
अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो फ्रांसीसियों के बारे में पूछ रहा है। कहाँ लगवाया था इसने, मतलब इन्होंने कहाँ लगवाया था? तो सूरत में लगवाया था। कहाँ? सूरत में लगवाया था। आगे देखेंगे, इसको यहाँ से रिमूव करते हुए चलेंगे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे पूछ रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को ना बस एक बार याद करने की ज़रूरत है। इसके ऑप्शंस को देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जैसे देखिए 13वां 15वां, इन सबको देख के क्या फ़ायदा। इतना बस याद रखना है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लुई 14वें के शासनकाल में। ठीक है। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? तो स्वतंत्रता पूर्व पूछ रहा है यहाँ पे, मतलब पूर्व का मतलब पहले, भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था, ना कि सबसे पहले में। तो सबसे अंत में कौन आया था? तो ये आया था आपको फ्रांसीसी। और सबसे पहले कौन था? तो ये पुर्तगाल था। उसके बाद आपको डच था, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंग्लिश यहाँ आपको दिख रहा है, और चौथा कौन था? तो ये फ्रांसीसी था। आगे है, वह कौन सा अंग्रेज जनरल था जिसने 1760 में वांडीवास का युद्ध में काउंट द लैली को पराजित किया था? तो ये कौन था? ये था आपको जनरल आयरकुट। कौन था ये? जनरल आयरकुट। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका बनता है, जैसे देखिए एक नहीं 2-3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे आपको, कि जैसे देखिए 1760 कि ये कौन सा है रिलेटेड आपको? तो वांडीवास का युद्ध। जैसे पूछे कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। और वांडीवास के युद्ध में काउंट दी लैली को पराजित किया था। तो किसने किया था? जनरल आयरकुट ने। तो काउंट दी लैली किससे रिलेटेड होंगे? तो ये तो फ्रांसीसी होंगे ना, फ्रांसीसी ही हारे थे, और आयरकुट ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे। आगे है, फ्रांसीसियों ने निम्नांकित में से किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास वापस लौटा दिया था। ऑप्शन ए ला साउपेल की संधि, ऑप्शन बी पांडिचेरी की संधि, ऑप्शन सी सालाबाई की संधि, या ऑप्शन डी मंगलौर की संधि। तो ला साउपेल टाइप का मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बताइए। मैंने तो हमेशा पढ़ा है कि एक्सला चापेल की संधि। एक्सला चापेल की संधि करके याद है कि 1748 का हुआ था एक्सला चापेल की संधि। आगे, स्वतंत्रता के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं रही थी? अच्छा, नहीं रही थी। पुडुचेरी ये तो रही थी आपको, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी सूरत, या ऑप्शन डी गोवा। तो कौन सी नहीं रही थी? तो पटना नहीं रही थी। मीर कासिम के अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ एक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए एक संधि हुई थी। उस अवध के नवाब का क्या नाम था? तो उस अवध के नवाब का क्या नाम था? ऑप्शन ए नजीब उद्दौला, ऑप्शन बी अजीज उद्दौला, ऑप्शन सी सुजा उद्दौला, या ऑप्शन डी गाजी उद्दौला। तो ये कौन था? ये था आपको सुजा उद्दौला। और कौन सी संधि हुई थी? तो ये हुई थी आपको इलाहाबाद की संधि। कौन सी? इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि ना आपको 2 बारी हुई थी, मतलब तुरंत हुई थी आपको इलाहाबाद की संधि। जैसे पहला आपको हुआ था ना, ऐसे अगर आपको याद रखना है तो आप लोग बस लिखते जाइए, यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। पहली संधि हुई थी आपको 12 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765 को, और किसके साथ हुई थी? शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के साथ। किसके साथ? 12 अगस्त 1765 शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के साथ। और दूसरी संधि आपको उसके 4 दिन बाद हुई थी, 16 अगस्त को। किसके साथ हुई थी? सुजा उद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ठीक है। आगे है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब कौन था? ये था आपको वाजिद अली खां। कौन था अवध का अंतिम नवाब? तो ये था आपको वाजिद अली खां। आगे, किसने पलासी के युद्ध में सिराज उद्दौला को पकड़ा और फांसी पर लटकाया? तो किसने पकड़ा और फांसी पर लटकाया? तो इसके डायरेक्ट आंसर पे आएंगे। ये कौन था? मीरन और मीर जाफर का पुत्र। मीरन कौन था? मीर जाफर का पुत्र। चैत सिंह और नंद कुमार का प्रसिद्ध अध्याय किसकी गवर्नर जनरलशिप में घटा था? तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आते हैं। किसके टाइम में हुआ था ये हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में। तथाकथित ब्लैक होल घटना का एक तरफा विवरण हमें किससे प्राप्त होता है? तो थोड़ा सा ये भी जान लेंगे कि ब्लैक होल की घटना कब घटी थी। तो ये घटी थी आपको 20 जून 1756 को। कब घटी थी? 20 जून 1756 को। यहाँ से रिमूव कर लेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा 20 जून 1756 को हुई थी। और ये उस टाइम की ये कौन घटना बताते हैं, एक तरफा विवरण कौन देते हैं? तो ये देते हैं आपको हॉलवेल। कौन देते हैं? हॉलवेल। आगे है, 1756 में कलकत्ता पर नवाब सिराज उद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तात्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक था? ऑप्शन ए अंग्रेजी कंपनी द्वारा अतिदेय व्यापार कर अदा करने से इनकार, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने नवाब के विरुद्ध उससे गद्दी हटाने की दृष्टि से संयंत्र किया,
ऑप्शन सी सिराजुद्दौला अंग्रेजों को बंगाल के बाहर खदेड़ना चाहता था, या ऑप्शन डी कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार। तो इसका सही आंसर क्या है? कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार 1756 में सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तात्कालिक कारण है। सिराजुद्दौला द्वारा 1756 में अपने अधिकार में करने बाद किस नगर का नाम बदलकर अली नगर कर दिया गया था? डायरेक्ट इसका याद रखते हैं ना कि किस नगर का नाम बदलकर अली नगर कर दिया गया था सिराजुद्दौला के द्वारा? तो कलकत्ता का। किसका? कलकत्ता का। आगे देखेंगे हम लोग 1757 में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी मीर जाफर, या ऑप्शन डी अवध के नवाब। तो किसने किया था? ये किया था आपको मीर जाफर ने किया था। किसने? मीर जाफर ने विश्वासघात किया था 1757 के पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ। आगे के स्लाइड पे आएंगे हम लोग। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? ऑप्शन ए अल्बुकर्क, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी फ्रांसीसी डुप्ले, या ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो किसे कहा गया है? ये कहा गया है आपको रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। आगे है, कौन से सिख गुरु कूका के द्वारा सिखों के अकेले सच्चे गुरु के रूप में पहचाने जाते हैं? ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु अमरदास, ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद, या ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो ये कौन है? गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें गुरु हैं। इन्हें अकेले सच्चे गुरु के रूप में पहचाना जाता है सिखों के, मतलब गुरु कूका के द्वारा सिखों के। कौन से सिख गुरु कूका के द्वारा सिखों के अकेले सच्चे गुरु के रूप में पहचाने जाते हैं? ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु अमरदास, ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद, या ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो ये कौन है? ये है आपको गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें गुरु हैं। आगे देखेंगे, मद्रास का राज्यपाल कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि समाप्त की थी? तो ये कौन था? ये था आपको लॉर्ड मैकार्टने। कौन था ये? लॉर्ड मैकार्टने। और मंगलौर की संधि कब हुई थी? थोड़ा सा ये भी जान लेंगे। तो ये हुई थी आपको 1784 में। कब हुई थी? 1784 में। आगे है, यूरोपियन नमूने के सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम देसी राज्य कौन था? ऑप्शन ए गोलकुंडा, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी अवध, या ऑप्शन डी कश्मीर। तो ये कौन था? ये था आपको मैसूर। कौन था? मैसूर। आगे है, कहाँ के फौजदार नियुक्त होने के बाद हैदर अली ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी? ऑप्शन ए आरकाट, ऑप्शन बी बुद्धिकोटा, ऑप्शन सी डिंडीगुल, या ऑप्शन डी देवनहल्ली। तो कहाँ? डिंडीगुल। कहाँ? डिंडीगुल है इसका सही आंसर। में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? ऑप्शन ए सेरीरंगपट्टम की संधि, ऑप्शन बी पुरंदर की संधि, ऑप्शन सी इलाहाबाद की संधि, या ऑप्शन डी सालाबाई की संधि। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपको सेरीरंगपट्टम की संधि, जो कि कब हुई थी? 1792 में। कब हुई थी? 1792 में। तो थोड़ा सा ये भी जान लेंगे कि 3 जो संधियां हुई थी, जैसे फर्स्ट हुआ था आपको मद्रास की संधि, उसका ईयर क्या था? तो उसका ईयर था आपको 1769 में। और सेकंड हुआ था मंगलौर, जो कि अभी अभी हमने देखा है, उसका ईयर क्या था? उसका ईयर था आपको 1784। और थर्ड हो गया अपना श्रीरंगपट्टम का संधि, जो कि 1792। तो आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आगे देखेंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन विजयी हुआ था? तो कौन विजय हुआ था? हैदर अली। कौन विजय हुआ था? हैदर अली। आगे है, किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था? किसने हराया था पूछ रहा है यहाँ पे आपको। तो किसने हराया था? सर आयरकुट ने। डायरेक्ट इसके आंसर पे ही आना ज़्यादा सही रहेगा, ताकि आप लोगों को भी याद हो जाए। फैक्चुअल क्वेश्चन है ना। तो पोर्टो नोवा के युद्ध में किसने हराया था हैदर अली को? तो सर आयरकुट ने हराया था। आगे है, सिखों का एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है? तो ये जाता है गुरु हरगोविंद को। किसको जाता है? गुरु हरगोविंद को। नहीं सॉरी, इसका सही आंसर आपको ना गुरु गोविंद सिंह होना चाहिए था। गुरु गोविंद सिंह। आई एम सो सॉरी, इसका सही आंसर होगा आपको गुरु गोविंद सिंह। आगे देखेंगे, किस गुरु ने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। आगे है, अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था? अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। अकाल तख्त का निर्माण तो गुरु हरगोविंद ने करवाया था। किसने? गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। आगे है, सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा भारत में नहीं है? भारत में नहीं है पूछ रहा है आपको। तो ये हो जाएगा आपको ननकाना साहिब, जो कि कहाँ है? अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। ननकाना साहिब वर्तमान के पाकिस्तान में है।
स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर है कहाँ? तो ये है अमृतसर। तो ये अमृतसर सरोवर झील के मतलब निकट है आपको। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। ये कौन से गुरु थे आपको? ये थे आपको गुरु रामदास, जिनको ना अकबर ने भूमि गिफ्ट की थी। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको अमृतसर आधारशिला जो शहर रखी थी गुरु रामदास ने, तो भूमि किसने दी थी? तो भूमि आपको अकबर ने गिफ्ट के रूप में दी थी। आगे देखेंगे, 1857 की क्रांति में कहाँ की एक बड़ी मात्रा में अंग्रेज आदमी एवं औरतों को सुरक्षित व्यवहार का वादा करके मौत के घाट उतार दिया गया था? तो कहाँ उतारा गया था? कानपुर में। कहाँ उतारा गया था? ये कानपुर में। आगे है, वह कौन से उर्दू शायर थे जिन्होंने दिल्ली के पुरुष नागरिकों को अंग्रेज सिपाहियों द्वारा मौत के घाट उतरते हुए देखा? तो ये कौन थे? ये थे आपको मिर्जा गालिब। ये कौन थे आपको? मिर्जा गालिब थे, जो उस टाइम दिल्ली के पुरुष नागरिकों को अंग्रेज सिपाहियों द्वारा मौत के घाट उतरते देखे। या ऐसा क्वेश्चन पूछे कि 1857 के वॉर में कौन से उर्दू शायर थे जिन्होंने अपने आंखों से देखा ये मौत के घाट उतरते हुए, या उस टाइम वहाँ पे मौजूद थे उस ईयर से रिलेटेड? तो मिर्जा गालिब थे। आगे 1857 की क्रांति के नेताओं में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो किसका नाम था ये था आपको तात्या टोपे का नाम। रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तात्या टोपे का। और एक और क्वेश्चन बनता है कि नाना साहब, तो नाना साहब का नाम था आपको धोधू पंत। क्या नाम था? धोधू पंत था। आगे 1857 की विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए, आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव। ऑप्शन बी, यह असामयिक घटना था। ऑप्शन सी, अंग्रेजों को फ्रांसीसियों का समर्थन मिला। या ऑप्शन डी, अंग्रेजों की संख्या अधिक थी। तो ये ना आपको आयोजन और नेतृत्व का जो अभाव था, इसी की वजह से 1857 की जो क्रांति थी वो विफल हो गई थी। आगे है, झांसी के राज्य को किसने भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया था? ऑप्शन ए, राज अपहरण नीति। ऑप्शन बी, सहायक संधि की नीति। ऑप्शन सी, रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध युद्ध। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपको राज्य अपहरण की नीति, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोला जाता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह के पुत्र थे जो 1857 के विरोध में प्रमुख भूमिका निभाकर बंदी हुए और गोली मार दिए गए? तो ये कौन थे? ये थे आपको मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और मिर्जा अबू वर्क। कौन थे? मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और मिर्जा अबू वर्क थे। आगे है, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए, वाराणसी। ऑप्शन बी, कल्पी। ऑप्शन सी, मोरार। या ऑप्शन डी, झांसी। तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस गलत है। ये आपको हुआ था ग्वालियर में। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। कौन थे? तो ये थे आपको दीवान मनीराम दत्त। 1857 की क्रांति में असम से कौन थे? दीवान मनीराम दत्त थे। कौन थे? दीवान मनीराम दत्त। आगे है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की? अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की। तो ये कौन थे आपको? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए, ग्वालियर की सिंधिया। ऑप्शन बी, इंदौर के होलकर। ऑप्शन सी, नागपुर के भोसले। या ऑप्शन डी, रामगढ़ के लोधी। तो ये कौन थे आपको जिन्होंने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो ग्वालियर के सिंधिया जो थे वो अंग्रेजों को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे आपको 1857 के वॉर में। आगे है, किसने कहा कि इतने समय से करोड़ों लोग भूखे और अज्ञान में रहते हैं? मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसे से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ऑप्शन सी, बीजी तिलक। या ऑप्शन डी, जीके गोखले। तो ये कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं आपको स्वामी विवेकानंद बोलते हैं। आगे है, किसने 1870 में भारतीय सुधार संगठन बनाया? तो किसने बनाया था? ये आपको केशव चंद्र सेन ने बनाया था। किसने? केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया था, जिसको भारतीय सुधार संगठन बोलते हैं 1870 में। आगे है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? किसने भेजा था? ऑप्शन ए, आलमगीर द्वितीय। ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन सी, अकबर द्वितीय। या ऑप्शन डी, बहादुर शाह द्वितीय। तो किसने भेजा था? अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। आगे है, रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन देखेंगे, वह शुद्ध वैदिक सिद्धांत को मानता था। ये भी सही है आपको। उसका उद्देश्य मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास था। ये भी सही है। वह मूर्ति पूजा का निषेध करता था। ये आपको यहाँ पे गलत है। मूर्ति पूजा का निषेध नहीं करता था रामकृष्ण मिशन। आगे है, इनमें से कौन सा शहर स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थान है?
ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी बालासोर, ऑप्शन सी कलकत्ता या ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कलकत्ता। आगे देखेंगे, बाल विवाह को निरुत्साहित करने वाला अधिनियम 1891 में मुख्यतः किसके अनुरोध पर पारित हुआ था? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं भरत तेंदु, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानाडे एवं ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन एवं बहरामजी मालाबाड़ी या ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन एवं महादेव गोविंद रानाडे। तो इसका सही आंसर क्या है? केशव चंद्र सेन एवं बहरामजी मालाबाड़ी। आगे, निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारों में सक्रियता से नहीं जुड़े हुए थे? यहाँ पे नहीं है, पूछ रहा है कि कौन नहीं जुड़े हुए थे। तो कौन नहीं जुड़े हुए थे? ये थे आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन नहीं जुड़े हुए थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। और बाकी सब देख लीजिए, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि जुड़े हुए थे, जैसे ज्योतिबा फूले, सत्यशोधक समाज, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा पुनर्विवाह, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं जुड़े हुए थे। आगे देखेंगे, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? नहीं है, पूछ रहा है यहाँ पे कि नहीं किया था। ऑप्शन ए बाल विवाह, ऑप्शन बी सती प्रथा, ऑप्शन सी पाश्चात्य शिक्षा या ऑप्शन डी मूर्ति पूजा। तो इसका सही आंसर क्या है? नहीं किया था पूछ रहा है, तो पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। आगे है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित थी, ना ही यह उनके द्वारा सोच या योजना बंद किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर क्या है? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित थी, ना ही यह उनके सोच या योजना बद्ध किया गया था। आगे, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादी की नीतियों का प्रचारक था? तो उदारवादियों की नीति का प्रचारक, तो ये आपको कौन था? न्यू इंडिया, जो कि किसकी थी? महात्मा गांधी की। किसकी थी? महात्मा गांधी की। आगे है, शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? तो शिमला का सन्यासी किसको बोला जाता है? एओ ह्यूम को बोला जाता है। किसको? एओ ह्यूम को बोला जाता है। आगे है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है? अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है। ऑप्शन ए भारतीय परंपरागत उद्योगों के विनाश, ऑप्शन बी सभी उच्च पदों पर अंग्रेजों की भर्ती, ऑप्शन सी धन के निकासन या ऑप्शन डी नीलों द्वारा भारतीयों के साथ किए गए व्यवहार। तो इसका सही आंसर क्या है? धन के निकासन, जिसको ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी बोलते हैं। आगे, किस घटना से कहा गया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए मदन लाल ढींगरा द्वारा कर्जन वाइली की हत्या, ऑप्शन बी उधम सिंह द्वारा जनरल डायर की हत्या, ऑप्शन सी चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग आयुक्त रेंड की हत्या या ऑप्शन डी प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या। तो किस घटना को बोला जाता है? चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग आयुक्त रेंड की हत्या। इस क्वेश्चन से आपको देखिए बहुत सारे आंसर्स भी मिलते हैं आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं। जैसे मदन लाल ढींगरा कर्जन वाइली की हत्या से संबंधित है। यहाँ देखिए आप, सेकेंड ऑप्शन है आपका उधम सिंह जनरल डायर, जो कि यहाँ पे गलत दिया हुआ है, माइकल ओ डायर। ये यहाँ पे जनरल डायर नहीं, माइकल ओ डायर की हत्या करते हैं और प्रफुल्ल चाकी किंग्सफोर्ड की हत्या करते हैं। आगे है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल या ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे है, कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए बेलगांव अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी, जो कि बिल्कुल सही है। कलकत्ता अधिवेशन 1928 सरोजनी नायडू, ये आपको गलत है। कलकत्ता अधिवेशन 1928 सरोजनी नायडू नहीं, बल्कि आपका क्या था? मोतीलाल नेहरू का था। ये किसका था? मोतीलाल नेहरू का था, जहाँ पर उन्होंने नेहरू रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी। और यहाँ है आपको हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस, ये भी आपका सही है। और मेरठ अधिवेशन 1946 आचार्य कृपलानी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ से बाकी सबको रिमूव करते हैं और देखिए यहाँ से आपका कितना क्वेश्चन बनता है। जैसे बेलगांव अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी का पहला और आखिरी अधिवेशन था ये। हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस का और मेरठ अधिवेशन 1946 आचार्य कृपलानी का और कलकत्ता अधिवेशन अभी मैंने बताया 1928 मोतीलाल नेहरू का। आगे है, किसने कहा मुस्लिम सुरक्षा
किसने कहा मुस्लिम सुरक्षा की मांग कर मूर्खता कर रहे हैं तथा हिंदू उससे अस्वीकार करके उससे भी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं? तो ये किसका कथन है? ये है आपको अब्दुल कलाम आज़ाद का कथन। किसका है? अब्दुल कलाम आज़ाद का कथन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछते हैं ना स्टेटमेंट देके, ये किसका मतलब किसका कथन है, कौन ऐसा कहते हैं, तो इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपको आते हैं एग्जाम में। आगे है, कौन क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया था? तो कौन था ये था आपको जितेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। कौन था? जितेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का सचिव कौन था? तो भारत का सचिव कौन था? ये था आपको लॉर्ड क्रॉस। कौन था ये? लॉर्ड क्रॉस था। तो थोड़ा सा ये भी जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है। ये आपको होती है 28 दिसंबर 1885 को। कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को होती है। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। हाँ, और कहाँ पे होती है अगर ऐसे पूछे तो एग्जैक्ट आपको एड्रेस पता होना चाहिए कि कहाँ पे होती है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई। क्या है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई 1885, 28 दिसंबर 1885। और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? तो डब्ल्यू सी बनर्जी। और इसके जनरल सेक्रेटरी कौन रहते हैं पहले? तो A.O. ह्यूम। बनर्जी कौन है आपको? प्रेसिडेंट है डब्ल्यू.सी. बनर्जी और जनरल सेक्रेटरी है आपको A.O. ह्यूम। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहा? कभी नहीं रहा पूछ रहा है यहाँ पे, तो A.O. ह्यूम कभी नहीं रहे। वो तो जनरल सेक्रेटरी थे ना कि आपको अध्यक्ष रहे थे। अध्यक्ष का मतलब प्रेसिडेंट होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? मतलब जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो वो आपको आया था 24 मार्च 1946 को। कब आया? 24 मार्च 1946 को। और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपको J.B. कृपलानी। कौन थे? J.B. कृपलानी थे। आगे देखिए, इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा है? तो किसने कहा है ये आपको कहा है अरविंदो घोष ने। किसने कहा है? अरविंदो घोष ने कहा है। आगे है, 11 प्रांतों में 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार कब बनी? तो ये कब बनी थी? जुलाई 1937 को। कब बनी? जुलाई 1937 को। आगे देखिए, यहाँ से इसको रिमूव कर लेंगे। आगे है, मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपको लिखी गई हुई थी भगत सिंह द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह द्वारा लिखी गई थी मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ। इसका होता है आपको वाई आई एम एन एथिस्ट। क्या है इसका मतलब? वाई आई एम एन एथिस्ट। ये किसकी बुक है? भगत सिंह की। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? ऑप्शन ए वी डी सावरकर, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद या ऑप्शन डी अरविंदो घोष। तो किसके लिए हुआ था ये? भगत सिंह के लिए। किसके विरुद्ध? भगत सिंह के विरुद्ध। आगे है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो मगध का सम्राट किसमें बताया है? भबरू स्तंभ में। किसमें? भबरू स्तंभ में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। आगे है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुई? किस नाम से प्रकाशित हुई? तो ये आपको हुई भारत विधाता। किस नाम से? भारत विधाता के नाम से प्रकाशित हुई थी। आगे है, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? ऑप्शन है खुदीराम बोस, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह या ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो किसने लगाया था? चंद्रशेखर आजाद ने। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का पैटर्न देखिए क्या है, मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए क्या है। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? मतलब खुद से लगाया था, ना कि उन्हें फांसी दी गई थी। तो ये कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे। कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। और खुदीराम बोस को, यहाँ जो आपको खुदीराम बोस ऑप्शन में दिख रहे हैं, सबसे कम उम्र में ना इन्हीं को फांसी हुई थी। कितने साल के थे ये? 18 वर्ष के थे। सिर्फ और सिर्फ 18 वर्ष की उम्र में इनको फांसी हुई थी। और किसकी वजह से? तो मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस जो कि 1908 का हुआ था, इसके तहत। आगे है, स्वदेशी क्या है? स्वदेशी क्या है? ऑप्शन देखिए आप लोग, भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है। ऑप्शन बी विदेशी भूमि में निर्मित, बिल्कुल नहीं। एक चरखा जो रुई काटने, बिल्कुल नहीं। कपास से बना देश का झंडा, जी बिल्कुल नहीं। स्वदेशी क्या है? तो भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है। आगे, दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? तो ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में भी बहुत ही अच्छे से किया है, तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। कहाँ किया गया है? तो ये एलिफिस्टन कॉलेज मुंबई। कहाँ किया गया है? एलिफिस्टन कॉलेज मुंबई।
आगे देखिए, भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी? तो सैंडर्स की हत्या आपको लाला लाजपत राय की मौत के बदले, किसके? लाला लाजपत राय की मौत के बदले। और लाला लाजपत राय की मौत क्यों हुई थी, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी, जिसका बदला भगत सिंह और उनके साथियों ने सॉन्डर्स की हत्या करके ली। आगे देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना हेडक्वार्टर बनाया था? कब और कहाँ बनाया था? तो ये आपको 1882 अडयार चेन्नई, कहाँ है अडयार? चेन्नई में। आगे देखिए, इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित अखबार का क्या नाम था? तो इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा पूछ रहा है, तो ये है आपको स्टार ऑफ इंडिया, स्टार ऑफ इंडिया। आगे देखिए, 1917 में स्थापित इंडियन बॉय स्काउट्स एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो क्या है ये? इंडियन बॉय स्काउट्स एसोसिएशन। तो इसका सही आंसर क्या है? एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट। आगे है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं? तो किसको कहते हैं बाल गंगाधर तिलक? तो ये कहते हैं आपको दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु? तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने हर एक वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चंस को कवर करवाया है, तो अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बने। आगे देखिए, तिलक ने कब घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये पूछ रहा है कि घोषणा कब की, डेट पूछ रहा है। तो 1916 में। कब? 1916 में। आगे है, बाल गंगाधर तिलक ने सर रतनजी जमशेदजी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का क्या नाम था? ऑप्शन ए, भारत स्वदेशी सरकार दुकान कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन बी, जय हिंद सरकारी दुकान लिमिटेड। ऑप्शन सी, हिंदुस्तान स्वदेशी सरकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। या ऑप्शन डी, बॉम्बे स्वदेशी सरकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। तो इसका सही आंसर क्या है? बॉम्बे स्वदेशी सरकार सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। आगे देखिए, वैश्विक शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी किससे रिलेटेड है? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से। आगे देखिए, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट। और अगर ऐसे पूछे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे रिलेटेड है, तो HP ब्लावेत्स्की से। किससे? HP ब्लावेत्स्की से संबंधित है। आगे है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था ये? कराची में हुआ था। कहाँ? कराची में। आगे है, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापना हुई थी। और किसने की थी? तो अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक है? तो कौन है ये? डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। कौन है? एनी बेसेंट है। कौन है? एनी बेसेंट। और आज की वीडियो में हम लोग बस 1200 तक ही करेंगे। आगे आने वाले वीडियोज़ में और भी ज़्यादा क्वेश्चंस और इसके आंसर्स आएंगे। तो हैव पेशेंस एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।